क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, दो वेक्टर्स हमें गिवन है ए और बी, और ए का मैग्नीट्यूड 4 है और बी का मैग्नीट्यूड 6 के बराबर है, जबकि हमें ए डॉट बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है हमें बराबर 13.5 के। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और प्लस ए और बी के दरमियान का एंगल भी चाहिए। ऐसा भी ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है, थोड़े चेंजेस के साथ। अच्छा जी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 और ए डॉट बी 13.5, एंगल फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सोल्यूशन में हमें पता है जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम मेथड वाला, उसमें अगर माइनस इस्तेमाल कर लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे साइन आता है माइनस का, अदरवाइज़ अगर इधर प्लस होता तो यहाँ पे भी साइन आता प्लस का। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी है ये पूरा वैल्यू। ए का मैग्नीट्यूड 4 था, बी का मैग्नीट्यूड 6 और बाकी ए डॉट बी भी हमें गिवन था। सिंप्लीफाई करने के बाद 25 आएगा और 25 का रूट 5 यूनिट्स। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 5 यूनिट्स के। नाउ एंगल फाइंड करना है, और जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो डॉट प्रोडक्ट बेस्ट वे है एंगल्स मालूम करने का। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये ए डॉट बी का फॉर्मूला है, उसी को रीअरेंज करा है। सो 13.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 6। मिस्टेक होती है स्टूडेंट की अक्सर, लेकिन आप क्या करें, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा अलग से, अगर होती है आपकी मिस्टेक तो। अगर तो आप कैलकुलेटर में सही से पुट करते हो तो बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 0.5625। ये कॉस थीटा का आंसर है और हमें आंसर चाहिए थीटा का, तो कॉस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा इन्वर्स और फिर आंसर आ जाएगा 55.77 डिग्रीज। तो एंगल मालूम करना था, एंगल आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस आ गया 5 यूनिट्स एंड 55.77 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पहला न्यूमेरिकल था। इफ़ द वेक्टर ए गिवन है स्मॉल ए आई प्लस जे माइनस 2k, और एक वेक्टर बी गिवन है आई प्लस ए जे प्लस के, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं हमारी कंडीशन के मुताबिक, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो ए लिखा हुआ है वेक्टर ए के अंदर, ठीक है ना, ये जो ए लिखा हुआ है आई के साथ, ये ए किसके बराबर है और ये वाला ए किसके बराबर है, तो हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। सो डेटा में हम सिर्फ दोनों वेक्टर्स लिख देंगे और मालूम हमें करनी है वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। नाउ अब जो हमें कंडीशन गिवन है ना, कंडीशन ये है कि ए डॉट बी बराबर होना चाहिए 0 के। अच्छा, ए डॉट बी क्यों 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ऐसा हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी किया था कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर आएगा 0 के, ठीक है ना। इसी वजह से उस कंडीशन को देखते हुए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो फाइनली हमने ए डॉट बी मालूम करना है, ए की जगह ए की वैल्यू लिखी, डॉट बी की जगह बी की वैल्यू, और ये बराबर होना चाहिए 0 के। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट याद है मालूम किस तरीके से करते हैं, शॉर्टकट मेथड, आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और के वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, ए मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इस ए के साथ तो भी आंसर आ जाएगा ए, और फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आ जाएगा आंसर -2, और राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू 0 तो लिखा हुआ है। सो ए प्लस ए 2a के बराबर आ गया, माइनस का 2 इस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया, और फिर फाइनली 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू 1 होगी तभी वेक्टर ए वेक्टर बी के हो सकता है परपेंडिकुलर। पहला जो न्यूमेरिकल था वो था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। इफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है जो कि बराबर है 2i माइनस 6j माइनस 3 के, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी 4i प्लस 3j माइनस के, और हमें फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और बी का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो बिल्कुल हमारी बुक वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेटा के अंदर दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे, वेक्टर ए पूरा आएगा, वेक्टर बी आएगा, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल होता है तो उसको एन और यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, वही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है, और नॉर्मल वेक्टर आता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
तो हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे ए क्रॉस बी और उसको डिवाइड करा देंगे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा ए क्रॉस बी का उसको डिवाइड कराना है हमने ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से। तो बस ये दो ही चीज़ें हैं जो हमें मालूम करनी, ए क्रॉस बी आ जाए और फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाए तो हम ईजिली फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम करने के तरीक़ेकार, तो हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, उसके बाद जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोफिशिएंट्स आते हैं, आई के साथ 2, जे के साथ -6 और के साथ -3। फिर बाद में लिखा है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी कि 4 आएगा, 3 आएगा और -1 आएगा। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का सिंपल सा तरीक़ेकार है, जिस तरीके से 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमने आई को सेलेक्ट करा, जब आई को सेलेक्ट करते हैं तो आई का रॉ और आई का कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बचा -6 -3 3 -1, -6 -3 3 -1। इसी तरीके से जब हम जे को सेलेक्ट करेंगे तो जे की रॉ और जे का कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 2 -3 4 -1, 2 -3 4 -1। बट ऑल्टरनेट साइन के साथ जे को सेलेक्ट किया जाता है, तो आई क्योंकि प्लस का था तो जे आएगा माइनस का, और फिर ऑल्टरनेट साइन के साथ आ जाएगा के, यानी कि प्लस के साथ। और जब के को सेलेक्ट करेंगे तो के की रॉ और के का कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 -6 4 एंड 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना जिस तरीके से हम लोग करते हैं, a इंटू डी और फिर दरमियान में आता है माइनस, और माइनस के बाद b इंटू सी करते हैं। तो सबसे पहले a इंटू बी, ठीक है, a इंटू डी करेंगे तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6, और बीच में आएगा माइनस का साइन, 3 3 ज़ार माइनस का 9 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9, तो आ जाएगा 6 + 9। इसी तरीके से माइनस का जे एज इट इज़, 2 1 ज़ार माइनस का 2, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को 4 से तो माइनस का 12 आएगा, और जो दरमियान में साइन होता है माइनस का उसकी वजह से माइनस माइनस प्लस का 12, एंड देन 2 इंटू 3 ये आ गया 6, और फिर 4 6 ज़ार माइनस का 24 आएगा, बट दरमियान में जो माइनस का साइन होता है उसकी वजह से 24 हो जाएगा। सो 6 + 9 ये हो जाएगा 15 आई, और यहाँ पर क्या होगा, पहले प्लस का 12 माइनस का 2 ये हो जाएगा 10 जे। ठीक है ना, पहले तो 10 होगा प्लस का, फिर जब ये बाहर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस का 10 जे। 6 + 24 ये बराबर होता है 30 के, तो ये हो जाएगा 30 के। तो हमारे पास ए क्रॉस बी तो आ गया। नाउ अब हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए थी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल से है होल अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ए क्रॉस बी की जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि 15 -10 और 13 का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है। सो 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1225, और उसका रूट होता है 35 के बराबर। ना अब जो हमारे पास ए क्रॉस बी भी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आ जाएगा 15i - 10j + 30 के डिवाइड बाई 35। और अगर एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो 15/35 3/7, सही है, 5 3 ज़ार 15 5 7 ज़ार 35, और फिर जो 10 के नीचे आएगा तो 5 2 ज़ार 10 एंड 5 7 ज़ार 35, और इसी तरीके से 5 6 ज़ार 30 5 7 ज़ार 35। तो आंसर आ जाएगा 3/7i - 2/7j + 6/7k। यही है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दो वेक्टर्स गिवन होते हैं और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पता करना होता है। डेटा में दोनों वेक्टर्स आ गए, और यूनिट वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो होता है, और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एन से ही शो कर दिया हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, और बाकी कैप आ रहा है, तो ये तो खुद जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है एक यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। वैसे तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को डिवाइड करा दो उसके मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर आता है, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी का आसान से तरीके का डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले वाले कॉलम के अंदर आई जे के आ गया। सेकेंड, जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, आई के साथ 3, जे के साथ 4 और के साथ -1। दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है बी के कोऑर्डिनेट्स 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर -2 आ गया। ठीक है ना, ये याद रखना है, जो पहले लिखा होगा उसको पहले लिखा जाएगा। अब तरीक़ेकार क्या होता है, तरीक़ेकार ये होता है कि हम पहले आई को सेलेक्ट करते हैं
और आई का रॉ और आई का कॉलम छोड़ देते हैं, जो बाकी बचता है उसे लिख लेते हैं। आई को सेलेक्ट करेंगे तो आई का रॉ और आई का कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 माइनस 1 3 माइनस 2, 4 माइनस 1 3 माइनस 2। फिर ऑल्टरनेट साइन के साथ जे को सेलेक्ट करते हैं, प्लस का आई था, माइनस का हो गया जे। जे को सेलेक्ट करेंगे तो जे की रॉ और जे का कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 माइनस 1 4 माइनस 2। इसी तरीके से के को सेलेक्ट करेंगे, के की रॉ और के का कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 3 4 4 3, और यहाँ पे वही आ गया 3 4 4 3। और ऑल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब तो बाकी सिंपल सी बात है, ए को डी से मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे पहले 4 इंटू 2 4 टू ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस का 8, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा लाजमी, 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये। इसी तरीके से माइनस का जे आ गया बाहर, 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस फॉर्मूले का एक आ गया होगा, और 4 1 ज़ार 4 माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। फिर 3 3 ज़ार 9 और 4 4 ज़ार 16, और बीच में माइनस का साइन आता है। सो माइनस 8 प्लस 3 माइनस का 5, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 होता है, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस का 2, और 9 माइनस 16 ही हो जाएगा 7 के। ये आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। नाउ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। सो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे। तो रूट कंप्लीट आ रहा होता तो हम कंप्लीट ले लेते, क्योंकि नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं पर ही, अंडर रूट 78। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया था ए क्रॉस बी, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि कैंसिलेबल नहीं है तो सिर्फ एलसीएम ब्रेक कर देंगे, और ये बारी बारी 5 2 और 7 के नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 78। सो यही है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जो कि है प्लेन ऑफ ए एंड बी के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। दो साइड्स हैं ट्राइंगल की जो कि फॉर्म हो रही हैं विद वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। दो वेक्टर्स गिवन है, 3i प्लस 6j माइनस 2k, 4i माइनस j प्लस 3k, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फाइंड करने का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से शो कर रहे हैं, ये होता है 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और उसी का हाफ कर दें तो हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीकेकार, पहले वाले कॉलम में आई जे के, फिर ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, पहले ए लिखा है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई के साथ 3 आ गया, जे के साथ 6 आ गया, और के के साथ आ गया माइनस का 2। इस वजह से यहाँ पे 3 6 माइनस 2, और फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 माइनस 1 और 3। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले हम आई को सेलेक्ट करते हैं, और जब हम आई को सेलेक्ट करते हैं तो आई का रॉ और आई का कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ बची हैं उसको लिख लेते हैं, यानी कि 6 माइनस 2 1 और 3। फिर जब हम जे को सेलेक्ट करते हैं तो जे की रॉ और जे का कॉलम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचता है, 3 माइनस 2 4 और 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 2 4 और 3, और ऑल्टरनेट साइन के साथ आता है, तो आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के साथ प्लस। सिमिलरली जब के को सेलेक्ट किया तो के की रॉ और के का कॉलम छोड़ दिया, तो 3 6 4 माइनस 1 यहाँ पर आ गया। सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ए मल्टीप्लाई होता है डी से, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर बी मल्टीप्लाई होता है सी से। ए को डी से करना है, बी को सी से करना है, और बीच में माइनस का साइन आता है। सबसे पहले 3 6 ज़ार ये हो गया 18, दरमियान में माइनस का साइन आया, और फिर 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। ये जो माइनस आ रहा है ये दरमियान में फॉर्मूले का आ रहा है, माइनस का जे, फिर 3 3 ज़ार 9, और फिर 2 4 ज़ार 8, माइनस का 8 आएगा तो माइनस जो दरमियान में होगा उसकी वजह से प्लस का 8 हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, और फिर माइनस फार्मूले वाला, सो 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। 18 माइनस 2 16 आई, 8 प्लस 9 17 होते हैं, बाहर के माइनस की वजह से माइनस का 17 जे, और माइनस 3 माइनस 24 ये हो जाएगा माइनस का 27 के। नाउ इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर
प्लस z का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 17 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर, स्क्वायर्स करना है, ऐड करना है, रूट लेना है, आंसर आएगा 35.7। अब क्योंकि हमारे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया है तो सिर्फ इसको हाफ करना है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, 35.7 डिवाइड बाई 2, 17.85 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है ये। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है टू द प्लेन ए बी। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ए है 2i माइनस 3j माइनस के, और वेक्टर बी है i प्लस 4j माइनस 2k। इन से जो प्लेन बन रहा है उसके यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो उसके परपेंडिकुलर हो। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और यूनिट वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, नॉर्मल निकालना है, इस वजह से यूनिट वेक्टर n से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर वैसे बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बट क्योंकि वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर आंसर हमें मिलता है बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट। इसी वजह से जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वो होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। दो प्रॉब्लम है, ए क्रॉस बी निकालना है और उसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज हो जाएगा एक मरतबा। हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं आई जे के, और फिर ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है। जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आई की वैल्यू यानी कि 2, फिर जे के साथ माइनस का 3 लिखा है, के के साथ माइनस का 1 लिखा है। फिर बाद वाला वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स आई के साथ 1 लिखा है, जे के साथ 4 लिखा है और के के साथ माइनस 2 लिखा है। एक्सपेंड करेंगे तो आई को सेलेक्ट करते हैं तो आई का रॉ और आई का कॉलम नहीं लिखते, बाकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। दरमियान वाली जो नज़र आ रही हैं -3, -1, 4, -2। फिर जे को सेलेक्ट करते हैं विद ऑल्टरनेट साइन यानी कि नेगेटिव साइन, माइनस का जे, और अब जे की रॉ और जे का कॉलम नहीं लिखेंगे तो जे की रॉ और जे का कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2, 1, -1, -2, 2, 1, -1, -2। सिमिलरली के को सेलेक्ट करेंगे, के की रॉ के का कॉलम छोड़ देंगे तो 2, -3 और 1 और 4 आएगा। फिर एक्सपेंशन बहुत ही आसान है, ए इंटू डी करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है, और फिर करते हैं बी इंटू सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो ए इंटू डी, दरमियान में माइनस का साइन, फिर बी इंटू सी। सो कर देते हैं इसको एक्सपेंड फर्दर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस, और फिर 4 1s are 4, माइनस का 4 आएगा जो बीच वाले माइनस साइन की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2s are 4, माइनस का 4, 1 1s are माइनस का 1 आना चाहिए बट दरमियान वाले माइनस की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। 2 4s are 8 और फिर 3 1s are 3, माइनस का 3 आएगा बट दरमियान वाले साइन की वजह से वो भी प्लस का 3 हो जाएगा। 6 + 4 10, -4 + 1 ये होता है माइनस का 3 बट बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस का 3, और 8 + 3 हो जाएगा 11k। जैसे ही क्रॉस बी आ गया है अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, ऐड करके आ जाएगा √230। क्योंकि कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा 230 का रूट तो फिर हमें रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे और फिर इक्वेशन रख देते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ए क्रॉस बी 10i + 3j + 11k, और ए क्रॉस बी की वैल्यू √230 जो कि आप आई जे और के कोऑर्डिनेट्स के साथ एलसीएम ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, दैट इज ए और बी के 10i + 3j + 11k डिवाइड बाय √230। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पहला न्यूमेरिकल था। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + j - 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू -i + 3j + 4k, तो हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। वेक्टर ए का साया जो प्रोजेक्शन जो बन रहा हो वेक्टर बी के ऊपर वो हमें फाइंड करना है। तो डेटा के अंदर दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी यानी कि वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, और वो बराबर आ जाएगा ए और सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा बी। इसी तरीके से हमने शो किया था जब हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था डॉट प्रोडक्ट का कि भाई ए का प्रोजेक्शन जो बी पर बनता है उसको हम लिखते हैं ए और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं बी, और यही हमें फाइंड करना है। तो इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट।
डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक अगर ए डॉट बी मालूम करना है तो हम जो वेक्टर पहले लिखा होता है, पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वेक्टर ए, तो हम लिखते हैं ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन जो बने दूसरे वेक्टर पे, पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन जो बने दूसरे वेक्टर पे, यानी कि ए का प्रोजेक्शन बनेगा बी पर, और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मुझे फाइंड करना होता है फॉर्मूला भी, तभी हम क्या करते हैं, हम ए डॉट बी का मतलब लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन टू द सेकेंड वेक्टर इन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर है बी। और यहाँ पर अगर हम ए के प्रोजेक्शन बी को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, और ये हो जाएगी लेट से हमारी इक्वेशन नंबर 1। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम है हमें ए डॉट बी मालूम करना पड़ेगा और दूसरा बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी आ जाए, बी का मैग्नीट्यूड आ जाए, दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए डॉट बी मालूम कर लेते हैं। ए डॉट बी में सबसे पहले वेक्टर ए लिखा, फिर आ गया डॉट, और फिर हमने लिख दिया वेक्टर बी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का जो तरीक़ेकार मैंने आपको सिखाया था सिंपल सा ही है। आई वाली वैल्यू को, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, जे वाली वैल्यू को जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, और के वाली वैल्यू को के वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर आ जाएगा 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और फिर माइनस का 2 इंटू प्लस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो -3 +3 एंड -8 आंसर आएगा। -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी का आंसर -8। नाउ सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही फॉर्मूला, होल अंडर रूट x² + y² + z², जो वैल्यू लिखी होती है i के साथ वो होता है x, जो लिखा होता है j के साथ वो होता है y, और जो लिखा होता है k के साथ वो होता है z, यानी कि -1, 3 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 26। अगर तो इसका रूट आ सकता तो हम रूट ले लेते, नहीं आया तो इसी तरह से छोड़ देंगे। ए डॉट बी की वैल्यू -8 और बी की वैल्यू अंडर रूट 26 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए का पोजीशन जो बन रहा है बी के ऊपर, और रिजल्ट में भी ऐसे ही मेंशन करेंगे। अच्छा, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह भी छोड़ा जा सकता है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी आ जाएगा -8 ओवर अंडर रूट 26 यूनिट्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, दो वेक्टर्स गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है 4 के, बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 6 के, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 5 के। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a जिसे हम a और मॉड्यूलस से शो करते हैं तो वो 4 है, b का मैग्नीट्यूड 6 है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। तो भाई सबसे पहले एक बात है, आप याद रखिए कि हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एंगल मालूम होना जरूरी है। देखो ये तो फॉर्मूला मैंने माइनस का लिखा है ना, प्लस के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, लेकिन देखो सारी वैल्यूज हमें पता है सिवाय हमें एंगल नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे कि जो माइनस की वैल्यू ना इससे पहले एंगल फाइंड कर लेंगे, तो जो एंगल का आंसर आएगा उसको पुट कर देंगे प्लस वाले फॉर्मूले में। इसी वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो माइनस का लिखा है। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 है, a 4 के बराबर है, b 6 के बराबर है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और ये मल्टीप्लाई करा के आ गया माइनस का 48। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है दोनों ऐड होके इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो 25 और दिस वैल्यू हो जाएगा माइनस का 27, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 48 कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल और 48 जाकर हो जाएगा डिवाइड, सो 27 डिवाइड बाय 48, और क्योंकि एंगल मालूम करना है तो ये कॉस इनवर्स लेंगे। कॉस इनवर्स यानी कि 27/48 का कॉस इनवर्स आ जाएगा 55.7 डिग्रीज। अब क्योंकि एंगल आ गया है जो कि हम लोगों ने a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से निकाल लिया, तो चलो उसको पुट कर देते हैं प्लस वाले फॉर्मूले में, यानी कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। a का स्क्वायर b का स्क्वायर सब पता है, a की वैल्यू b की वैल्यू, और एंगल जो उन्होंने फाइंड करा वो पुट कर दिया 55.7। तो ये तो डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 79.5। तो आप स्क्वायर रूट में भी आंसर दे सकते हो और पॉइंट में भी रिजल्ट मेंशन कर सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज अंडर रूट 79.5 यूनिट्स।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल था 2010 में। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है एक फोर्स का, और फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। तो एक्चुअल फोर्स 50 न्यूटन थी और उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 25 न्यूटन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर, तो हमें दूसरे वाले की वैल्यू को फाइंड करना है। एक कंपोनेंट गिवन है, दूसरा फाइंड करना है, और टोटल फोर्स हमें गिवन है। वही चीज़ हम डेटा में मेंशन करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें 50 न्यूटन गिवन है और उसका कोई भी एक कंपोनेंट गिवन है, जो कि हमें नहीं पता कि एक्स कंपोनेंट है कि वाई कंपोनेंट है, बट ये कि वो एक कंपोनेंट है और वो गिवन है 25 न्यूटन। और हमें सेकंड कंपोनेंट पता करना है जिसको हमने नाम दे दिया F2 का, और जो मालूम था उसको नाम दे दिया F1 का। तो हमें पता है जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर मुझे मालूम करनी है, दो फोर्सेज हैं और दोनों के दरमियान का हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना। देखो ये बात कंफर्म है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इस वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। यानी कि दोनों फोर्सेस के जो फोर्स के जो दोनों कंपोनेंट्स है ना, उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि गिवन है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। दैट्स वाई हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा, एफ एक्स और एफ वाई बस इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट है। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। दैट्स वाई मैंने क्या करा, एक को कर दिया F1 और एक को कर दिया F2। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ऐड करके रूट लेंगे तो ये टोटल फोर्स आएगी। किसी भी एक की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो हमने क्या करा कि F1 की जगह पर हमने पुट कर दिया 25 न्यूटन। तो यहाँ पर आ गया 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, और F2 का स्क्वायर एज इट इज। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें गिवन था वो कितना था 50 था, तो 50 हमने नोट कर लिया, यहाँ पे 50 आ गया। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट को पहले खत्म करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस F2 का स्क्वायर, और इधर आ गया 50 का स्क्वायर। नाउ हमें F2 के स्क्वायर की वैल्यू को पहले पता करना है, तो 50 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 2500 ना, 2500 हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और बाकी 625 जो प्लस का था इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 के साथ। सो 2500 में से माइनस करा देंगे 625, 2500 माइनस 625, ये बराबर आ जाएगा 1875। बट याद रखिए जो आंसर आया ना, ये आंसर आया है F2 के स्क्वायर का, और हमें स्क्वायर का नहीं, हमें F2 का आंसर चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर किया था, तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा F2, और 1875 का स्क्वायर रूट जब मालूम किया जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 43.3 न्यूटन के। तो इसका मतलब जो दूसरी फोर्स थी वो थी 43.3 न्यूटन, जो दूसरा कंपोनेंट था वो था 43.3 न्यूटन के बराबर। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे F2 की जगह पे 43.3 पुट करो, उसका स्क्वायर करो, 25 के स्क्वायर में ऐड करके फिर रूट ले लो फाइनली, तो आंसर आना चाहिए 50, जो कि वेरीफाई हो जाएगा कि जो सेकंड कंपोनेंट था फोर्स का वो 43.3 न्यूटन के बराबर था।